नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो टेस्ट है ये 5वां नंबर टेस्ट है। जो डेली जो ज्ञान बिंदु का चलता है मंडे टू फ्राइडे का, ये आज का 5वां टेस्ट है। तो दोस्तों, आप जितने भी हमारे चैनल पर देख रहे होंगे इस वीडियो को, एक बार जो है ज़रूर आप अपने कॉपी पेन लेके बैठें और अपने आप जो है स्कोर को कितना स्कोर कर पा रहे हैं, एक बार जो है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम भी आपको ये अंदाज़ा जान सकें कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक बात और है कि जो भी इस फ्री टेस्ट का आनंद लेना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले सकते हैं, क्योंकि यह जो है टेस्ट जो है मंडे से फ्राइडे चलता है। ये पेड कोर्स है, ये हर किसी का के पास अवेलेबल नहीं होता है। जो आप परचेस किए हैं उसी के पास अवेलेबल होता है। तो आप फ्री में अगर देखना चाहते हैं, इस टेस्ट को लगाना चाहते हैं, क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का टेस्ट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, टेस्ट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन ये है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो दोस्तों, कथन जो इसका ये सही नहीं है कि इसने केंद्र और प्रांतों में उदारवादियों को स्पष्ट रूप से पृथक करते हुए संघवाद का परास्त किया था। दोस्तों, ये जो है इसका सही आंसर नहीं है। बाकी बात ए बी सी जो है तीनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विचार कीजिए संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष, यानी कि कौन कौन से सही है, इसको जो है हमको सही क्वेश्चन को चुनना है। देखिए, यहाँ सही सुमेलित को चयन करना है। देखिए, भाषा समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संघ समिति के मोतीरू सत्यनारायण थे, बिल्कुल ये नहीं थे। उसके बाद होते अल्पसंख्यक संगीति जो एच.सी. मुखर्जी थे, ये भी नहीं थे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आता है मौलिक अधिकार के उपसभापति जे बी कृपालिनी थे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है मौलिक अधिकारों का सलाहकार सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बिल्कुल सही बात है। यानी कि कथन जो है 2 को सही है, तो ऑप्शन बी में आप लगा सकते हैं। 3, 4 और 5 जो कथन सही है, यानी कि केवल 2 युग्म सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो दोस्तों, सही ये नहीं है, क्योंकि उद्देशिका जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है। दोस्तों, उद्देशिका जो है न्यायालय में जो है परिवर्तनीय नहीं है, बल्कि अपरिवर्तनीय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने का आधार क्रमबद्ध कीजिए। यानी कि जो है कौन कौन सा राज्य का गठन हुआ था, आप उसको पहले जो है आप मतलब जो है सजते क्रम में सजाना है। तो दोस्तों देखिए, सिक्किम जो हुआ था 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। नागालैंड 1983 में 1963 में हुआ था। सिक्किम जो हुआ था 1975 में हुआ था, जबकि मेघालय जो हुआ था 1972 में हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हो जाएंगे 1963 में हुआ था। उसके बाद जो आ जाएंगे, उसके बाद चौथा नंबर पे आ जाएंगे 1972 में जो है ये मेघालय हुए थे। सबसे पहले 2 और 4 देखते हैं किस में है, तो 2 और 4 यानी कि ऑप्शन ए में जो है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा भारत का उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में वर्गीकृत किया, जिसे संविधान के अधिकार के रूप से स्पष्ट नहीं दिया गया है। यानी कि मौलिक अधिकार में जो है वर्गीकृत किया गया है, लेकिन जो है स्पष्ट रूप से अधिकार नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, ये है निजता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? निजता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को सुमेलित युग्म को पहचान कीजिए। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो थे, ये पुरुष और स्त्रियों के समान वेतन के लिए समान कार्य किया गया था। वेतन का जो है अनुच्छेद जो दिया था यह 39 के तहत इसमें सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को हटाने में जो है कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, बिल्कुल सही है। महाभियोग के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना 30 दिनों तक नोटिस करना, दोस्तों ये गलत है। उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस नहीं, 14 दिन पूर्व दिया जाता है। कितने दिन पूर्व दिया जाता है दोस्तों? ये जो है 14 दिन पूर्व दिया जाता है। उसके बाद 15 दिन पूर्व दिया जाता है। उसके बाद महाभियोग के प्रस्ताव कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत पारित होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए और डी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है,
राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो देखिए, इसके सदस्य निर्वाचन किसी भी विधानसभा के द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। विधानसभा के सदस्य के निर्वाचित होना चाहिए। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मोट के अंकर संक्रमणीय जो है वोट मत की विधि के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है गलत नहीं है, तो गलत कथन को हमको ढूंढना है। देखिए, गलत कथन को हमको ढूंढना है। उसके बाद आता है इसके 2/3 प्रत्येक वर्ष सेनावृत्ति हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है यह एक अस्थायी निकाय है जो राष्ट्रपति के द्वारा विघटित किया जा सकता है। दोस्तों गलत, ये जो है कभी विघटित किया ही नहीं जा सकता है। यह एक अस्थायी निकाय है, लेकिन इसको किसी के सिफारिश पर विघटित नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। भारत सरकार के लेख 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, इनमें से तीनों में से कौन सा एक नहीं है? तो दोस्तों सहकारी समिति जो है नहीं है, बल्कि समेकित निधि है, लोक लेखा समिति है, आकस्मिक निधि है, ये सभी है, लेकिन सहकारी निधि जो है यह नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसदीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, संसदीय समिति के सदस्य में जो होता है, एक मंत्री लोक लेखा की समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। यानी कि एक मंत्री जो है लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। यानी कि उसके बाद जो प्राक्कलन समिति के लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, बिल्कुल दोस्तों गलत है। एक मंत्री का प्राक्कलन समिति सदस्यों का हो सकता है, बिल्कुल गलत है। 2 तो और गलत है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे केवल 1 हो जाएंगे। एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय कानून का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य आधिकारिक होता है। उसके बाद जो है ये बिल्कुल सही है, ये क्या है होता है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोनों सही है, इसके व्याख्या सही करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है मिलान करना है। अब देखिए, पूरा पाषाण काल जो हुआ था ये सोहन घाटी से हुआ था। कहाँ से हुआ था? सोहन घाटी से हुआ था। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, भीमबेटका से हुआ था। मध्य पाषाण काल जो भीमबेटका से हुआ था। अब देखिए, 1 का 4 किस में है? 1 का 4 और 2 का 1, यानी 1 का 4 2 का 1 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। धर्मशास्त्रों के अनुसार वैश्यों को कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसे निर्धारित करता है? तो दोस्तों किसको करता है? ये जो है सिर्फ व्यापार करने को करता है। किसको करता है? व्यापार करने को, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर आप लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो देखिए, राजा नंद का जो उल्लेख करता है यह खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रयाग प्रशस्ति जो है यह हरिसेन का है, बिल्कुल सही बात है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन का है, बिल्कुल सही बात है। भीतरी अभिलेख, देखिए भीतरी अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय का नहीं बल्कि स्कंदगुप्त का है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन पर विचार करना है, यानी कि कथन पे जो है विचार करना है। तो आइए कथन पे विचार करते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े युवराज ख्वारिज्म की सिंधु तक पहुंचा दिया था, बिल्कुल सही बात है। क्या है? बिल्कुल जो है सही बात है, इसको पहुंचा दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने सिंध पर पार कर दिया था, बिल्कुल दोस्तों ये गलत है। विजयनगर साम्राज्य के द्वितीय साम्राज्य को वास्को डी गामा था, बस दोस्तों ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सिर्फ केवल एक जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही कौन सा है? देखिए, हैदराबाद से करकोट निजाम का उदय हुआ था। देखिए, हैदराबाद से करकोट निजाम का उदय हुआ था, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था, बिल्कुल दोस्तों सही है। रोहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रे दुर्रानी के द्वारा किया गया था, यानी कि अधिकार क्षेत्र राज्य क्षेत्र से हुआ था। तो ये दोस्तों गलत है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। 1 और 2 सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, सूची को मिलान करना है। देखिए, इलाहाबाद की संधि जो हुआ था 1765 में हुआ था। अब देखिए, 1 का 4 किस में दिया हुआ है? चलिए 1 का 4 ये तो इसमें ये दोनों आंसर नहीं होंगे, सिर्फ 4 वाला जिसमें है वो वही ऑप्शन जो है आंसर हो जाएंगे।
अब देखिए मंगलोर की संधि, मंगलोर की जो संधि हुआ था यह 1784 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए 1784 सालाबाही की संधि जो हुआ था ये हुआ था 1782 में। कब हुआ था? 1782 में हुआ था। तो इसका सही जो आंसर बन जा रहे हैं ये हमारे ऑप्शन ए बन जा रहे हैं। कौन सा बन जा रहे हैं? ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था सहायक संधि की मुख्य विशेषता क्या था? यह बेलेजली के द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल दोस्तों, यह बेलेजली के द्वारा बनाया गया था। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र एक ब्रिटिश सैनिक की टुकड़ी तैनात रहेगी। बिल्कुल सही, ये भी बात कही गई थी। सहयोगी के पक्ष में किसी अन्य शासकों के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा। बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश सहयोगी पक्ष के लिए आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। दोस्तों नहीं, बल्कि ये नेपोलियन की सुरक्षा के लिए वादा किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रिटिश भारत ने सरकार को अलग अलग भागों में भू राजस्व का अलग अलग व्यवस्था लागू किया था। बिल्कुल सही बात है। इससे भारतीय किसानों से अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें मिलान करना है। देखिए ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे ये कौन थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन का जो संस्थापक थे ये थे स्वामी विवेकानंद। तब देखिए 4 के बाद 1 आते हैं, 4 के बाद 1 आते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा संगठन दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो दोस्तों ये कौन था? तो ये अनुशीलन समिति था। कौन था? अनुशीलन समिति था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए विनोबा भावे। विनोबा भावे जो था द्वितीय सत्याग्रही था। विनोबा भावे जो थे ये द्वितीय सत्याग्रही था। बिल्कुल मतलब सही सुमेलित करना है। ये विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही नहीं था, बल्कि प्रथम था। अब देखिए सीआर दास देशबंधु कहा जाता है। बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर बन जाएंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो इसका नाम था झांसी रानी झांसी रेजिमेंट। कौन था? रानी झांसी रेजिमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था? तो दोस्तों इसलिए चुना गया था क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्रों राष्ट्र जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। और सैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमा को पुनर्गठन के लिए निर्णय लिया था। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ये भी निर्णय लिया था। उसके बाद है पूर्वी बंगाल असम का एक नया प्रांत बनाया गया था। बिल्कुल दोस्तों सही बात है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बन जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म जो है घास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अब देखिए अर्जेंटीना जो है यह ऑस्ट्रेलिया में, सबसे पहले देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। बिल्कुल सही बात है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट है। बिल्कुल सही बात। मध्य अफ्रीका में अस्टेपी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अर्जेंटीना में जो है पंपास प्रेरी नहीं है, बल्कि पंपास है। कौन सा है? अर्जेंटीना का घास का मैदान जो है पंपास है, प्रेयरी नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। कथन पर विचार करना है। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान पर्याप्त अधिक होता है। बिल्कुल दोस्तों सही है। जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ को अधिक मतलब जो है भूपृष्ठ विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है। बिल्कुल दोस्तों सही बात है। ये दोनों का दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए जिस स्थान पर जो है गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान पर
विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी जो है बंगाल की जो है खाड़ी में गिरती है? तो देखिए बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं वो कौन सी हो जाएंगी? तो वो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि गंगा भी है, ब्रह्मपुत्रा भी है, गोदावरी भी है, महानदी भी है, कृष्णा भी है और कावेरी भी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सांभर झील, सांभर झील जो है एक लवणीय झील है दोस्तों, बिल्कुल सांभर झील जो है एक लवणीय झील है। चिल्का झील मीठे पानी का झील है दोस्तों, नहीं, चिल्का झील जो है खरे पानी का झील है। वेम्बनाथ झील पास झील है दोस्तों, बिल्कुल सही बात, वेम्बनाथ जो है पास झील है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, लेटेराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए लेटेराइट मृदा, इसमें जो कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन जो है बी सही नहीं है। इसलिए तो सही नहीं है क्योंकि इनमें जो है सामान्यतः ह्यूमस की काफ़ी मात्रा होते हैं। बिल्कुल दोस्तों इसमें ह्यूमस की काफ़ी मात्रा नहीं होते हैं, यानी कि बहुत कम होते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 भी जो है कथन पे विचार करना है। तो देखते हैं कितने लोग कथन पे विचार कर सकते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एक बार हम पढ़ के इसको बता देते हैं। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल दोस्तों सही है, जूट का सबसे उत्पादक है। भारत के जूट उत्पादक पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। दोस्तों ये गलत है, पीली क्रांति का कारण नहीं बढ़ा है। तो इसका सही जो आंसर होने वाला है ए सत्य है किंतु आर गलती है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो दोस्तों ये ऑप्शन में दिया हुआ है ए सत्य है किंतु आर गलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, सूची और सूची 2 को मिलान करना है। देखिए मर्मुगोवा, मर्मुगोवा क्या है? मर्मुगोवा कोलकाता को सबसे पहले देखिए, यह जो है नदी के किनारे पे है। कोलकाता जो है यह नदी के किनारे पे बसा है, हुगली नदी के किनारे बसा है। तो 1 का 3 देखिए किस में है, 1 का 3 दो ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि हमारा सी जो है और डी आंसर नहीं होगा। बी और 1 में से ही दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। अब देखिए मर्मुगोवा, मर्मुगोवा जो है यह एक ज्वारनद मुख द्वार पर है। किस पे है? मर्मुगोवा एक ज्वारनद मुख द्वार पे है, यानी बी का 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी में दिख रहा है ए 3 4 1 2। इसका सही आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, एक मार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? एक मार्क के संबंध में इसीलिए ये सही है क्योंकि एगा मार्क जो है कृषि उत्पादन की गुणवत्ता का सूचक है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, बल्कि दूसरा जो है कथन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देखिए 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को जो मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो 1 का 2 किस में है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर जो है विचार कीजिए। अब देखिए धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, इसका वास्तविक प्रस्तावित किया था। दोस्तों ये जो है गलत है। क्या है? ये स्टेटमेंट जो है गलत है। धारणीय विकास में 230 तक लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। बिल्कुल दोस्तों ये 2 सही है। तो इसका कौन सा कथन सही था? केवल 2 सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, सूची और सूची 2 को मिलान करना है। अब देखिए लू जो चलती है कहाँ से चलती है? तो दोस्तों लू जो चलती है हमारे पंजाब से लेके बिहार तक चलती है, यानी लू, इसको पकड़िए, लू जो है हमारे पंजाब से लेकर के बिहार तक चलते हैं। तो डी में जिसमें भी आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ डी का 1 वही हमारे सही आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय उद्योगपति रतन टाटा का निधन 2024 में हुआ था। को
पद्म भूषण अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? तो दोस्तों पद्म भूषण अवार्ड जो इसको मिला था ये 2018 में मिला था। कब मिला था? 2008 में मिला था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद मुंबई से बीच चलनी है यह किस देश की सहायता तैयार की जाती है? यानी कि जो है यह किस देश की सहायता से तैयार की जा रही है? किस देश की सहायता से इसको जो है तैयार किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है जापान की सहायता से। किसके सहायता से किया जा रहा है? जापान की सहायता से तैयार इसको किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से सूची का मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, साइक्लोन जो है यह भारत और मिस्र का बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और मिस्र के बीच होता है। यानी 1 का 2 सिर्फ ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी कि बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, एलन मस्क के नेतृत्व वाली अमेरिकी कंपनी को भारत के सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए 31 जुलाई 2025 को एकीकृत लाइसेंस प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों ये कौन सा लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो ये स्टारलिंक प्रदान किया गया है। कौन सा? स्टारलिंक, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किए जाने वाले नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपग्रह का क्या खासियत है? तो दोस्तों ये ग्रह का ये खासियत है कि यह दोहरी आवृत्ति वाला रडार का उपयोग करता है, यानी कि एल बैंड और एस बैंड का उपयोग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, फीडे महिला विश्व कप 2025 किसने जीता था? तो दोस्तों ये जीता था दिव्या देशमुख जीता था। किसने जीता था? दिव्या देशमुख जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता और अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 24 जुलाई 2025 को, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय ने अपने मूल के 2030 के लक्ष्यों से 5 वर्ष पहले 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल का कितना प्रतिशत हासिल किया गया है? तो दोस्तों ये किया है 20%। कितना किया है? 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, भारत सरकार की सहकारिता के क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े अनाज भंडार योजना को प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये है ग्रामीण अनाज भंडारों को बुनियादी ढांचे को सुधार करना और पीएससी का मजबूत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल का महोत्सव कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है डल झील कश्मीर में। कहाँ पे किया गया है? डल झील कश्मीर में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों ये जो किए जाएंगे ये जयपुर में किए जाएंगे। कहाँ किए जाएंगे? जयपुर में किए जाएंगे, यानी कि जयपुर का एक राजस्थान में जो नामो पार्क है वहीं पे किया जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, शहरी बुनियादी ढांचे को विकास के लिए कौन सी प्रमुख सहकारी योजना 25 जून 2025 को 10 साल पूरे कर लेंगे? यानी कि कौन सी योजना जो था बुनियादी ढांचे व सरकारी योजना को 10 साल पूरे कर लेंगे? ये कर लेंगे अटल कार्यकलाप शहरी परिवर्तन मिशन, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, जून 2025 में संघर्ष के बीच ईरान से भारत द्वारा शुरू किए गए निकासी मिशन का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका जो नाम था ऑपरेशन सिंधु था। क्या नाम था? ऑपरेशन सिंधु था। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, 16 से 17 जून 2025 तक G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित कहाँ किया गया है? तो दोस्तों G7 का जो आयोजित किया गया था ये कानानास्की में किया गया था। कहाँ किया गया था? कानानास्की में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसको जो चुना गया है या किसको चुना गया है? ये चुना गया है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे।
तो दोस्तों ये चुना गया था एना लेना बेयरबॉक को। किसको? एना लेना बेयरबॉक को चुना गया था। चलिए, कौन सा भारतीय राज्य पूर्ण साक्षरता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निधन 95% जो है बेंचमार्क पार करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है गोवा। कौन सा बन गया है? गोवा बन गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55, भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो दोस्तों ये किसको छोड़कर बना है? ये जापान को छोड़कर बना है। किसको? जापान को छोड़कर बना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 है, 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर किए गए सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो दोस्तों सैन्य अभ्यास का नाम था ऑपरेशन सिंदूर था। क्या था? ऑपरेशन सिंदूर था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य कितना था? दोस्तों कुल मूल्य कितना था? तो ये था 824.9 बिलियन डॉलर था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 है, नई शिक्षा नीति 2020 का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये जो माना जाता है, किसको माना जाता है? तो डॉक्टर के कस्तूरी को माना जाता है। किसको माना जाता है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को माना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59, अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में कौन सी संधि को निलंबित कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था सिंधु जल समझौता। कौन सा किया था? सिंधु जल समझौता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60, गीता और नाट्य शास्त्र में यूनेस्को ने विश्व स्मृति रजिस्टर के लिए किस तिथि को जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये जोड़ा गया था 17 अप्रैल 2025 को। कब जोड़ा गया था? 17 अप्रैल 2025 को जोड़ा गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो दोस्तों किस परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो ये किया गया था बीमस्टेक समुद्री परिवहन समझौते पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। अब देखिए, प्राकृतिक बहुलक जो होता है ये सेल्यूलोज, रबर और स्टार्च दोनों होते हैं। बिल्कुल सही है। संश्लेषित जो बहुलक है ये नायलॉन, पॉलीथीन और ये होता है अर्धसंश्लेषित, यानी कि इसका सही जो आंसर हो जाएंगे उपर्युक्त में से सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उपर्युक्त में से सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63, किस बहुलक को जैव निम्नीकृत नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों ये पीवीसी को जो है निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, सूची को मिलान करना है। देखिए, फायरेक्स कांच जो होता है यह किसके लिए होता है दोस्तों? तो ये होता है कार के हेडलैम्प का निर्माण में होता है। यानी कार के जो है यह कार के हेडलैम्प में निर्माण होता है। अब देखिए, क्रूस कांच को जो होता है दोस्तों ये धूप के चश्मे के लिए होता है। तो 1 का 4 यानी कि ऑप्शन डी में हमारा सही आंसर दिख रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन है। बिल्कुल दोस्तों सही बात है। मीथेन घरों और कारखानों में जलाने के लिए सीधा प्रयोग में लाई जाती है, जहां पाइपलाइनों को उपलब्ध कराई जा सकती है। दोस्तों इसके अनुसार अगर ये देखा जाए तो दोनों सही है, लेकिन हाँ ये दोनों का एक रूप से स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66, सूची और सूची 2 को मिलाना है। देखिए, सीएनजी में क्या क्या होता है? तो दोस्तों सीएनजी में जो होता है ये क्या होता है? तो सीएनजी में मीथेन और एथेन दोनों होता है। क्या होता है? मीथेन और एथेन जो है दोनों होता है। एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो देखिए, बी का 4 किस में दिया हुआ है? सिर्फ ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो डी जो है हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है सही है? तो अगर आप एक बार कथन को पढ़ेंगे तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। एक बार वीडियो को जो है आप पॉज करके इसको आप देख लीजिएगा। इसका कथन जो है उपर्युक्त में से सभी हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस विद्युत धारा की प्रवाह दिशा का मान नियत रहता है? तो दोस्तों ये रहता है दिष्ट धारा का। कौन सा धारा का रहता है? दिष्ट धारा का रहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय उपकरण को ऊर्जा को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, ऊर्जा को अगर घटते क्रम में अगर आप व्यवस्थित करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो ज़्यादा हो जाएंगे गामा किरणें को हो जाएंगे,
उसके बाद जो हो जाएंगे एक्स किरणें के हो जाएंगे, उसके बाद जो है पराबैंगनी किरणें के हो जाएंगे, यानी कि 2 1 3 2 1 3, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, रात्रि में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? तो दोस्तों रात्रि में आकाश तारे में इसीलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि वायुमंडल के अपवर्तनांक में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, प्रकाश निम्नलिखित गुणों में सही है, यानी कि प्रकाश जो है कौन सा गुणों में सही है? तो देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, बिल्कुल सही बात है। चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिस्था गुणांक का मात्रक क्या है? तो दोस्तों प्रतिस्था गुणांक का मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा एक वर्गीकी का पदानुक्रम है? तो दोस्तों वर्गीकी का पदानुक्रम देखते हैं तो ये ऑप्शन डी हो जाएंगे। पहले हो जाएंगे जगत, उसके बाद संघ, उसके बाद वर्ग, उसके बाद कुल, उसके बाद गुण वंश, उसके बाद जाति, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, किस जगत के जगतों में केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा में। किस में होते हैं? मोनेरा और प्रोटिस्टा में होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है, सूची को मिलान करना है। देखिए केंद्रक की खोज किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यानी 1 का 2 जो है हमारे सिर्फ ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, किस कोशिकांग में कोशिका का समूह डीएनए होता है? तो दोस्तों ये होता है केंद्रक, हरित लवक और सूत्रिकणिका में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 है, इस कथन पे जो है विचार करना है। तो चलिए कथन पे जो है विचार करना है और इनमें से कौन सही है इसको हमको ढूंढना है, कौन सा सही है। चलिए कथन पे विचार करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में कम ऊर्जा प्रदान करती है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ये जो है गलत हो जाएंगी। प्रोटीन शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। विटामिन रोगों की रक्षा करता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, मसूड़ों में रक्तस्राव के लिए दांत गिरने की अस्थियों का भंगुर होने से घाव भरने में देरी होना निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड के विघटन, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को सम्मिलित करना है। अब हृदय, सबसे पहले आइए हृदय क्या होता है? तो हृदय जो होता है यह रक्त के संपूर्ण हिस्सों में प्रवाहित करना होता है। क्या होता है? हृदय जो है यह रक्त के संपूर्ण हिस्सों में प्रवाहित करना होता है, यानी 1 का 3 जो है ऑप्शन सिर्फ ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, EMI में ई का इसके लिए आता है? तो दोस्तों ये आता है इक्वेटेड के लिए आता है। किसके लिए आता है? इक्वेटेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है, मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ये 1951 से लेकर 56 तक हुआ था, यानी 1 नंबर के बी, 1 का बी सब में ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद आ जाएंगे वार्षिक पंचवर्षीय योजना जो चला था, वार्षिक योजना ये चला था 1966 से 1969, ये 66 से 1969 चला था, यानी 1 का बी हो जाएंगे और बी का जो है 2 का ए हो जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन सी में जो है इस प्रश्न का हमारा सही आंसर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत को मापन करने के लिए एक सूचकांक है। तो दोस्तों ये है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्या है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84,
कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन सी है, यह अनंत समय के लिए किया जा सकता है। ये जो है क्वेश्चन सही नहीं है, इसको आप जो है एक बार पॉज करके इसको क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, आरोग्य सेतु ऐप किस संस्था के द्वारा विकसित किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है राष्ट्रीय आपदा और सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नहीं, ये जो किया जाता है ये किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और 84 का जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समावधि को बढ़ाया है। तो ये बढ़ाया है दोस्तों कितने अवधि के लिए? 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, एक उपभोक्ता का संतुलन में कहा जाता है यदि जो है वह एक निश्चित स्तर के साथ अपनी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, किस लोकसभा को अन्य कृति में जब तक आई बिहार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? मतलब मैं जब तक आई बिहार के लिए जो है साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला गया है। तो दोस्तों ये किसको मिला गया है? तो यह गगन मील को मिला है। किसको मिला है? गगन मील को, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अभियान को लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है स्वच्छ भारत से। किससे किया गया है? स्वच्छ भारत से किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, किस भारतीय सिनेमा कलाकार को 2023 से 23 में 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है, किसको किया गया है दोस्तों? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है 23 में, ये वहीदा रहमान को किया गया है। किसको? वहीदा रहमान को, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, पुस्तक द 3 डिमेस्टिक ऑफ माई लाइफ किसकी लिखी हुई है? तो ये दोस्तों जो लिखी हुई है ये चेतन भगत के द्वारा लिखी हुई है। किसके द्वारा लिखी हुई है? ये चेतन भगत के द्वारा लिखी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस के संबंध में कौन सा सही है? तो दोस्तों ये जो संबंध जो है ये है ऑप्शन बी से। ऑप्शन बी से इसलिए है कि पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों का उपयोग पर प्रतिबंध किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, संयुक्त राष्ट्र संघ किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी वर्साई की संधि के तहत। किस संधि के तहत? वर्साई की संधि के तहत हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 में इंग्लिश का सवाल है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। उसके बाद 95 में भी इंग्लिश का सवाल है, इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए 96 नंबर जो मैथ का सवाल है इसका सही आंसर जो हो जाएंगे 148 हो जाएंगे। 97 नंबर का जो सही आंसर हो जाएंगे ये दोस्तों हो जाएंगे 15.8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 15.8 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, अपबीती समस्त पद में कौन सा समास है? तो दोस्तों अपबीती में है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, शुद्ध वर्तनी शब्द को ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे शुद्ध शब्द जो दिया हुआ है ये कवित्री दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, पंगुत का तत्सम कौन सा शब्द है? पंगुत का तत्सम जो है पंक्ति है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था ज्ञान बिंदु का जो डेली टेस्ट चलता है उसका 5वां टेस्ट था। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टेस्ट को जो है फ्री के तौर पे आप अच्छे तरीके से इसका आनंद लेते होंगे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अब की जो टेस्ट होगा 6ठा टेस्ट 6 नंबर का टेस्ट उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।